हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ चुके हैं मजलिस के लीडर, एक सरगर्म लीडर मैं कहूँगा, और मजलिस के साबिक़ कारपोरेटर वजाहत अली ख़ान साहब। मैं उनका भी इस्तक़बाल करता हूँ, वो हमारे साथ स्काइप के ज़रिए प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। वजाहत साहब अस्सलाम वालेकुम। तरफ आता हूँ मैं। वजाहत साहब, आवाज़ मिल रही है मेरी? जी हाँ, आवाज़ आ रही है। वजाहत साहब, अभी माजिद साहब ने भी जिक्र किया, यानी अगर हम देखें आज़ादी के बाद से जो कुछ हालात बने थे, उसके बाद जो दक्कन से जो आवाज़ एक बुलंद हुई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में, फिर इसके बाद किस तरह से एक सफ़र तय हुआ और फिर मजलिस ने अपने कदम बढ़ाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अभी जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से माजिद साहब ने भी कहा, उत्तर प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया, दीगर रियासतों का जिक्र किया, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो आज जो एतराज़ किया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है, तो चलें उसी हवाले से मैं आपसे सवाल करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्यों जा रहे हैं, मजलिस क्यों जा रही है, और महाराष्ट्र क्यों गई, और बिहार क्यों गई, और फिर गुजरात क्यों जा रही है, और फिर मगरबी बंगाल क्यों जा रही है? मतलब क्यों जा रही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी देखिए, ये एक जमहूरी मुल्क है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक जमहूरियत में एक सेकुलर पार्टी है, एक पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पार्टी है। इसका फरीज़ा है कि वो अपने टेंटाकल्स को फैलाएं। जिसके सदर अब मौजूदा 2008 के बाद से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सालार मोहतरम के इंतकाल के बाद से जब सदारत संभाली, वो इस कैपेबल है और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। ऐसी बात नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज यूपी जा रही है या आज बिहार जा रही है या बंगाल जाने का, आसाम जाने का इरादा कर रही है, बल्कि मैं आपको तारीख थोड़ी सी याद दिलाते चलूँ कि 2009 में लातूर में जब बाई इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र में, तो अमित शाह देशमुख के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बरकत उम्मीदवार को उतारा था और वहाँ से इलेक्शन लड़ा था पहली बार। फिर उसके बाद 2014 में महाराष्ट्र में मजलिस ने 24 उम्मीदवार खड़ा किए थे। जी उम्मीदवार थोड़ा सा वजह साहब रिपीट कर लें, आवाज़ ब्रेक हो रही थी। जी, 1993 में जब मुंबई में फसाद हुआ था, हाँ जी जी, तो उसके फसाद के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब सालार मोहतरम बखरा देहात थे, उन्होंने 25 लाख की इमदाद की थी मुंबई के मुतासरीन में। जी। फिर जब 2002 का फसाद हुआ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे जो गुजरात में जाकर उन्होंने जब रुकन असेंबली थे 22 लाख की इमदाद वहाँ पर पहुँचाई थी। अवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर को टीम को लेकर गए थे वो असरा और अवैसी के। फिर 2006 में जब महाराष्ट्र के मालेगांव के अंदर जब बम ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पर 7.5 लाख की इमदाद की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने पहुँचाए थे। उस वक्त इन लोगों ने सवाल नहीं किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज मुंबई क्यों आ रही है, गुजरात क्यों आ रही है, मालेगांव क्यों आ रही है। और 2012 में जब आसाम में बोडोस की जानब से फसाद हुआ था, तरुण गोगोई जो चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ 4.5 करोड़ की इमदाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बदरुद्दीन अजमल के ताउन के साथ मिलकर इमदाद पहुँचाई थी। फिर 2013 में जब मुजफ्फरनगर इसी यूपी के अंदर फसाद हुआ था, जो 7.5 लाख की इमदाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मौजूदा सदर ने पहुँचाई थी। और फिर अखलाक का जो मॉब लिंचिंग में कत्ल हुआ था दादरी के अखलाक का, उसको सबसे पहले जाकर फुर्सत देने वाली क़यादत कौन थी? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे। उस वक्त मीडिया ने ये नहीं कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों आ रही है, दादरी क्यों आ रही है, मुजफ्फरनगर क्यों आ रही है, उत्तराखंड क्यों आ रही है जहाँ पर 3 लाख की इमदाद मजलिस दिया था। और इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। और हैदराबाद का जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ पर यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल के लोग आकर यहाँ पर तिजारत कर रहे हैं, पनाह हासिल कर रहे हैं, जहाँ पर उनके इलाकों में खाहत है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, तालीमी पसमानदगी है, चाहे वो फिर कापरत जमातों की हुकूमतें रहो, रीजनल पार्टीज रहो, किसी ने भी उनके साथ इंसाफ नहीं किया। आज आप देखिए, गुज़िश्ता महीने में एक पत्थरगट्टी के अंदर बहुत बड़े शोरूम प्रिंस मैजेस्टिक जो बंगाल से ताल्लुक रखते हैं ताजिर, उनका इनॉग्रेशन किया असदुद्दीन अवैसी साहब ने। तो क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगालियों को, बिहारियों को, यूपी के, महाराष्ट्र, कलकत्ता के लोगों को पनाह नहीं दे रही है हैदराबाद के अंदर? क्या उनका ताउन नहीं कर रही है? तो फिर ये किस बुनियाद पर ये लोग ये पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ क्यों जा रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं और कामयाबी भी हो रही है। 2014 में महाराष्ट्र में जब 26 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, वहाँ से 2 उम्मीदवार कामयाब हुए थे, बैकल्ला से वारिस पठान साहब और औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब। उस वक्त भी काफ़ी एतराज़ात हुए थे, काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए थे।
कि 2019 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तो 3 उम्मीदवार हिंदुस्तान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुकाबले में उतारे थे। जी। उत्तर प्रदेश बिहार से अख्तर ईमान साहब और औरंगाबाद से इम्तियाज अलीम साहब और हैदराबाद से खुद असदुद्दीन अवीद साहब ने इंतखाबात का मुकाबला किया था, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद से इम्तियाज अलीम साहब, हैदराबाद से असदुद्दीन अवीद साहब कामयाब होकर आए थे। तो क्या ये हमारी तमकीन नहीं है? क्या ये हमारी कामयाबी नहीं है? क्या ये हमारी नुमाइंदगी नहीं है? फिर 2019 में 44 उम्मीदवार उतारे थे महाराष्ट्र से, जहां पर 2 उम्मीदवार मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब और ढोलिया से डॉक्टर फारूक साहब मुंतखब होकर आए। ये भी एक हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है, 2017 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दौरे किए, संभल में, मुरादाबाद में, उत्तर कदरी में, कांट में, तमाम लखनऊ के अंदर कई उम्मीदवार हमारे दूसरे, तीसरे, चौथे मुकाम पर आए। वहाँ एक बेस बना, एक मुकाम बना, एक शिनाख्त बनी और अल्हम्दुलिल्लाह 22 के इंतखाबात में भी सदर मोहतरम ने जैसा ऐलान किया है कि वहाँ इंतखाबात होंगे और वहाँ मुकाबला करेगी मजलिस। तो दिल्ली के अंदर 2017 के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के इलेक्शन में 8 उम्मीदवार मजलिस ने उतारे, मुकाबला किया था। और बिहार का जहाँ तक ताल्लुक है, 2015 में बिहार में सबसे पहले 6 उम्मीदवार मजलिस ने उतारे थे, जहाँ सदर मजलिस से खूब 30 दिन से ज्यादा कैंप करके रहे थे। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल रहमान साहब मुकाबला किए लेकिन कामयाब नहीं हो सके, लेकिन एक अच्छा मुकाम बना, एक बेस बना, एक जमात का पैगाम वहाँ पहुँचा और काफी हैदराबाद के बिहारी लोगों ने भी अपने अफराद खानदान को तरजीह दी कि वो मजलिस को कामयाब करे। और फिर 2019 में जब आए तो बिहार में ये पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने का माहौल बना। अब्दुल रहमान साहब लड़े लेकिन इत्तेफाक से वो कामयाब नहीं हो सके। और हालिया जो 2020 का बिहार का जो इलेक्शन था, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर 5 उम्मीदवार हमारे कामयाब होकर आए हैं। अब्दुल रहमान साहब, जार असफी साहब, मंजर नईमी साहब, रुकनुद्दीन साहब, शाहनवाज आलम साहब, तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन वजाहत साहब, सीधे इल्ज़ाम अभी जो लग रहा है, अगर हम देखें तो सेक्युलर पार्टियों की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, बीजेपी की जानिब से भी इल्ज़ामात, फिर सेक्युलर पार्टियों की जानिब से भी इल्ज़ामात। अभी जो साक्षी महाराज का जो बयान सामने आया है, इसको लेकर जो दिल्ली की मीडिया जिस तरह की रिपोर्ट चला रही है और जिस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और जो एक तासुर दिया जा रहा है कि बीजेपी को जो है मदद फराहम की जा रही है वगैरह वगैरह, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक जानिब बीजेपी भी है, दूसरी जानिब सेक्युलर पार्टियां भी हैं और दोनों का निशाना हम देख रहे हैं कि वो MIM है। देखिए, बेगैरत कह के पुकारा तो बुरा मान गए, आईना इन्हें दिखाया तो बुरा मान गए, इनके घर तो हर दिन दिवाली है, एक दिया हमने जलाया तो बुरा मान गए। क्या बात! अरे एक जमात, मुसलमानों की जमात मुसलसल आज़ादी के बाद से लेकर नाइंसाफियों का शिकार हो रही है, जिनकी इबादतगाहें महफूज, जिनका पर्सनल लॉ महफूज नहीं है, जिनकी माओ बहनों की असमतें महफूज नहीं है, जिनके नौजवान महफूज नहीं है, जिनका मजहब महफूज नहीं है, अगर वो लोग अपनी सियासी जमात लेकर उठते हैं, मजलूम बनकर आवाज उठाते हैं, तो इन्हें क्या तकलीफ है? जी जी वजाहत साहब, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है आवाज आपकी, थोड़ा सा रिपीट कर लें आप। नहीं चाहते कि कोई मुसलमान की इज्जत उभरे, कोई जमात में, ये इनकी दरबार इतनी चिरागों की अजमतें कम होने नहीं देते, दूसरों के घर चिराग जलने नहीं देते। ये चाहते हैं कि कोई मुस्लिम क़यादत या मुस्लिम जमात ना उठे। ठीक है, मैं वजाहत साहब आपकी तरफ आता हूँ। लेकिन वजाहत साहब, यहाँ पर जिसको माजिद साहब जो बैसाखी कह रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी एक तस्वुर, एक पैमाना ये बना दिया गया है, इसको प्रमोट किया जा रहा है, इस हवाले से जो है माहौल को गरमाया जा रहा है, वो ये है कि जब सबसे लड़ाई होती है, सबसे आपकी मुखालिफत होती है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि भाई भारत है और यहाँ पर अक़लियतों को, और बिलखुसूस अगर मुसलमानों की बात करें तो बग़ैर सेक्युलर जो भी हैं पार्टियाँ, इनकी भी तायद लिए बग़ैर या इनका साथ लिए बग़ैर मुल्क का मुसलमान जो है एक नहीं हो सकता, मुत्तहद नहीं हो सकता और ये ठहर नहीं सकता। एक तो आपसे बीजेपी की जो है, जो भी आपकी जो है नज़रियाती तौर पर जो भी आपकी लड़ाई है जमहूरी तौर पर, वो आपकी जो है हायल है। अब दूसरी जानिब सेक्युलर पार्टियों से भी दूर, तो फिर मुल्क का मुसलमान मतलब एक प्लेटफार्म पर हो ही नहीं सकता, ये एक तस्वुर दिया जा रहा है। तो अब जो मजलिस जो एक चैलेंजिंग हम कह सकते हैं कि एक मकसद के तहत आगे जो बढ़ना चाहती है, जो एक रास्ता बना रही है, इस पर सवाल उठाया जा रहा है। जी देखिए, एक एहसास कमतरी में लाने के लिए ये बात कही जा रही है कि मुसलमान मुत्तहिद हो नहीं सकता, मुसलमान कुछ कर नहीं सकता, मुसलमानों के पास क्या है।
अब जहाँ तक दीगर यानी जमातों भाई के आप मुस्लिम सेकुलर को कायदीन, साथ जैसा लें, कि सेकुलर हाजी पार्टियां साहब जो है ने भी उनका कहा कि साथ जी आप लें। वाला नहीं रहे, सुलेमान शेख साहब नहीं रहे, यूपी में एक डॉक्टर अयूब साहब की पार्टी थी, फरीदी साहब की पार्टी थी, ये तमाम मुस्लिम कायदीन नहीं रहे, इनका खला पैदा हो चुका है। हम्म, और अब जो मौजूदा कायदीन है, जैसे शफीकुर्रहमान बर्क साहब है, हम्म, शहाबुद्दीन साहब है बिहार के, अबू आसिम आजमी साहब है महाराष्ट्र के, हम्म, आजम खान साहब है यूपी के, मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी साहब हैं। हम्म, ये तमाम जो मुस्लिम कायदीन हैं, ये सेकुलर जमातों से उभर के आए हैं, सेकुलर जमात से मुंतखब होकर आते हैं। जी, तो इन पर अपनी पाबंदियां हैं, इन पर अपनी जमात को जवाबदेही का तस्वुर रहता है, उनकी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम्म, लेकिन जहाँ तक कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ताल्लुक है, बैरिस्टर सुद्दीन अवैसी साहब एक आला तालीम याफ्ता इस्लामी ज़हन के हामिल हम्म, और अब माहिर एक तजुर्बेकार सियासतदान बन चुके हैं। जी, इनके लिए कोई किसी मुकाम के लिए फैसला लेना कोई बड़ी बात नहीं है, या किसी की मशावरत या किसी की तनकीद या तबसरे की ये मोहताज नहीं है। हम्म, देखिए, एक ज़माना था कि लोग कहते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रूद मोसी के किनारे दम तोड़ने वाली जमात है, जी, और यकीनन आज भी जैसा कि हमारी साहब ने कहा कि कलम लिख रहे हैं लोग, आज भी अपने सफ़े काले कर रहे हैं, जी, तनकीदें कर रहे हैं। अगर हम इन तनकीदों को देखते हुए, इन इल्ज़ामात को देखते हुए अगर हम रुक जाएँ, आगे ना बढ़ें, जी, तो फिर ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि मुसलमान मुत्तहिद हो या एक प्लेटफॉर्म पे हो। आप देखिए, हालिया दौरे का जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का वाला है ना, इस्तकबाल रहा यूपी में, वाराणसी के अंदर जो इस्तकबाल रहा, यहाँ पर आपने देखा लखनऊ के अंदर जो लाखों की तादाद में लोग एक उम्मीद से अमट पड़े हैं, जिसको जी, पैसे देकर नहीं लाया गया था, जिनको लालच देकर नहीं लाया गया था, हम्म, बल्कि खुद अपने से वॉलंटरी लोग आकर एक आयत के अपने दीदार करने के लिए तड़प रहे थे। जी, तो इनमें एक उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण है हम्म, कि ये लोग कि क़यादत हमारे पास उभर कर आ रही है, जो आवाज़ उठाती है। और न सिर्फ इंतखाबात, दौरे, जलसे, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर खुद उनका रिकॉर्ड है। जी, उन्होंने सच्चर कमेटी के लिए जो रिपोर्ट थी उसको पार्लियामेंट में लाया, कोटा रिव्यू कमेटी को बर्खास्त करवाया, उन्होंने कश्मीर जैसे हिसास मसले पर आवाज़ उठाई, जी, उन्होंने दादरी के वाक़े पर आवाज़ उठाई, एहसान जाफरी का जो गुजरात में कत्ल हुआ उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई। मुल्क में जहाँ कहीं भी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, वहाँ बराबर पार्लियामेंट में बैरिस्टर सुजनवी साहब उन्वान का हक अदा करके पूरी आवाज़ उठाते हैं। जी, तो ये वजह है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं और पसंद कर रहे हैं। जी, देखिए, इल्ज़ामात तो होंगे, थोड़ा वक़्त तो लगेगा मुत्तहिद होने के लिए, कौम में शऊर पैदा करने के लिए, क्योंकि मुसलसल आज़ादी के बाद से एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुसलमानों को तालीमी पसमानदा रखा गया, जी, ताकि वो दस्तूर को ना समझ सकें, कानून को ना समझ सकें, अपने हुकूक के बारे में जानकारी हासिल ना कर सकें। जी, उनको फसादात के अंदर, बेरोज़गारी के अंदर, तालीमी पसमानदगी के ऐसे उलझा के रखा गया कि वह अपने बारे में कभी सोचने का उन्हें वक़्त ही नहीं मिला। हम्म, एक मुतहरिक क़यादत अब ऐसी आई है जिसके पास सोचने के लिए वक्त है, लिखने के लिए कलम है, बोलने के लिए ज़बान है, जी, और जमात है, एक ताकतवर जमात है जिसके पास अपने असासे हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तालीमी इदारे हैं, सबसे जी, बड़ा पॉलिटिकल पावर है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर और यूपी के अंदर हमारी सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं, और काम हमारा हो रहा है और बढ़ रहा है। अब इतना आगे बढ़ चुकी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इसका पीछे मुड़कर देखना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला ये जमात आगे जाएगी। तनकीद करने वालों को खुद उनका मुहासिबा करना चाहिए। जहाँ तक सेकुलर जमात सबसे बड़ी कांग्रेस है जी, कि खुदा का दिया दाग कब मिटा है, कब तक धोएगा आफताब शबनम से मुँह, आखिर तुम अपने किन दागों को मिटाओगे। 72 सालों के अंदर जो तुमने अक़लियतों के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं, तुम कितनी माफ़ियाँ चाहोगे आखिर। उनके साथ जो 84 का फसाद हुआ, उसमें मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म बने तो सबसे पहले उन्होंने माफ़ी चाहिए। उन्होंने 5 लाख रुपये मुतासिरीन दिल्ली की इमदाद दी, लोगों को कंपेंसेशन दिया, एक्सग्रेशिया दिया। तो तुम आखिर कब तक अपना दाग धोते रहोगे और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहोगे। वजह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जी, हज़ारों का मजमा जी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, दूसरे मकामात पर जा रहे हैं, लोगों की जो है हुजूम हम जो है देखते हैं इस्तकबालिया में, ये एक नज़ारा जो हकीकत है, जो नज़रों के सामने नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी एक चीज़ वो होती है, सोशल मीडिया सरगर्म होता है, और कुछ जो अगर हम कहें कि मतलब वो भी सरगर्म होते हैं, कुछ हैं उनका परसेंटेज का बिल्कुलिया तौर पर आटे में नमक के बराबर हम कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी तकरीर के ज़रिए, बयानात के ज़रिए, या फिर कुछ ऐसी जो भी मामला होता है, जिस तरह से साक्षी महाराज की बात ले लें, इस पर सरगर्म हो जाते हैं। तो नौजवान कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये एक रुख ये है जो वालेहाना इस्तकबाल करते हुए हज़ारों का मजमा है, और दूसरा वो भी है एक कैडर
जो सरगर्म हो जाता है सोशल मीडिया पर, तो ये मजलिस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं, नौजवानों को आप क्या कहेंगे? ये देखिए, बिल्कुल इनका न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि नेशनल मीडिया और इनके लिटरेचर और इनकी तंजीमें, संघ जितने भी हैं, ये सारे के सारे मुत्तहिद हो चुके हैं। और ख़ासतौर पर 2014 के बाद तो ये लोग इस्लाम, मुसलमानों और दलितों के खिलाफ कमर कस के ट्रेनिंग के ज़रिए बहुत सारे काम खुफिया अंदाज में कर रहे हैं। जी। अब ये एक ज़ाहिर है सोशल मीडिया के अंदर ये बात नज़र आ रही है, लेकिन ये जो इनकलाब मुसलमानों के अंदर पैदा हो रहा है आज़ादी के बाद, जो सियासी शऊर, जो क़यादत का इंतखाब, जो क़यादत की तायीद का ऐलान, ये सारी चीज़ें खुशाइन बात है। इसके लिए एक मर्द आहन क़ायद हमारे सामने है और नौजवानों को चाहिए कि वो अपने अंदर तालीमी पसमानदगी को दूर करते हुए सियासी शऊर को पैदा करें और इन हालात का मुकाबला करने का कुछ तरीक़ेकार इख्तियार करें। कि जैसे सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो या नेशनल चैनल्स हो या फ़िरका परस्त क़ायदीन के शाख्सी महाराज हो या कोई और महाराज हो बयानात दे रहे हैं, उनका काउंटर करने की सलाहियत पैदा करें, उनकी मेंटालिटी को समझने की कोशिश करें। हम ये नहीं कहते कि हम तुझसे बड़े हैं, लेकिन ये बहुत है कि तेरे साथ खड़े हैं। इन्हें इस बात की तकलीफ़ है कि ये लोग इतना पसमानदा होने के बाद, इतने मसाइब मुश्किलात का सामने करने के बाद भी आज हमारे बात सामने रहे हैं, ये बात की नहीं तकलीफ़ है। देखिए, यूपी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ ठहरा किया, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ खड़े रहे, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ खड़े रहे, महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना के खिलाफ खड़े रहे, तो कर्नाटक में जनता दल के खिलाफ खड़े रहे। तो ये इन्हें इस बात की तकलीफ है कि कोई है जो हमको चैलेंज कर रहा है, जो हमारा मुकाबला करने की हिम्मत और हौसला रखता है। जी। इस बात की इन्हें तकलीफ है जो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं कि मुसलमान हो या दलित हो, इनकी गुलामी करें, इस तरह अंग्रेज़ों की गुलामी करते रहे, अब उसके बाद इनकी गुलामी करते रहें। लेकिन ये बात कभी हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहेगी। हम यकीनन हौसले और हिम्मत के साथ पुलिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं नौजवान से यही कहूँगा कि वो साथ दें और अपने सियासी शऊर को बेदार करें और क़यादत की कदर करें। और ये सही मौका और सही वक्त है कि जिस वक्त सेकुलर जमातें अपना हाथ छोड़ रही हैं और कमज़ोर होती जा रही हैं, जी, तो उस हालत के अंदर जो अपने कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो ऐसे वक्त में हमको चाहिए कि हम ऐसे हालात में जमात और क़यादत की कदर करके सही वक्त पे सही फैसला उठाएं। सालार मोहतरम कहा करते थे कि 2 मौके होते हैं, एक बीज बोने का और एक फसल काटने का। तो हमने बीज बो दिया, हमने दरख्त के बीजों को पानी से नहीं बल्कि खून से सिंचा है और अब वक्त आ चुका है कि हम फसल काटें। वजह साहब, यहाँ पर अग़ियार की बात तो अपने मकाम पर है, लेकिन मुसलमान जिनको अपना समझते हैं उनकी जानिब से जो जहनों को मुंतशिर करने की एक मुहिम शुरू होती है, मैं उस हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, ये लोग तो खुद कुछ कर नहीं सकते और दूसरों को करने भी नहीं देते, और कुछ हद तक ऐसा समझा जा सकता है कि ये लोग उनकी तायद कर रहे हैं जिनसे कुछ इन्हें उम्मीदें हैं, जैसे ओहदे हासिल करने का लालच है। जी वजह साहब, थोड़ा सा रिपीट कर लें, आपकी आवाज़ ब्रेक हुई। अपने आप को खतरा महसूस कर रहे हैं। जी वजह साहब, थोड़ी सी रिपीट कर लें, आपकी आवाज़ ब्रेक हुई। हाँ जी, देखिए, ये जो तनकीद करने वाले जो लोग हैं, ये तो खुद कुछ कर नहीं सकते और इनका कोई साबिक़ा रिकॉर्ड नहीं है, और ये जो जिनकी मदद और तायद करके इख्तिलाफ तनकीद कर रहे हैं, उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं कि इन्हें कुछ ओहदे मिल जाए, कुछ मफाद इनसे हासिल हो जाए, लेकिन मजमूई तौर पर जो मरकजी उन्वान और मकसद है वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। एक शख्सी और ज़ाती इख्तिलाफ और दुश्मनी की वजह से लोग मुखालिफत कर रहे हैं। ठीक, मैं माजिद साहब आपसे जानना चाहूँगा, इनको चाहिए जी मदद करें। ठीक है माजिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, करें। ठीक है, मैं वजाहत साहब आखिरी सवाल करूंगा। यकीनन किसी भी एक बड़ी पार्टी की अगर बात करें तो फिर वसाइल की भी बात होती है। यहाँ पर माजिद साहब ने जो सवाल उठाए हैं, क्या इस्लाहात की भी ज़रूरत है मजलिस के हवाले से, जिस तरह से यानी आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चैलेंजेस होंगे, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हमारे पास 30 सेकेंड्स, 1 मिनट बाकी रह गया। जी 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 बिल्कुल, माजिद साहब ने बहुत सही पॉइंट पर तवज्जो दिलाई है जी कि बिकमिंग नंबर 1 इज ईजियर देन स्टेइंग नंबर 1।
हम नंबर 1 बन जाते हैं, लेकिन नंबर 1 बरकरार रहना हमारे लिए ज़रूरी है। जी। तो इसके लिए जो बूथ लेवल कमेटी जो बेसिक बात उन्होंने बीजेपी की कामयाबी का राज बताया, ये हाँ। बिल्कुल सही है। हुँ, हमारे यहाँ थोड़ा-सा इसमें थोड़ा वैक्यूम आ रहा है। हुँ, थोड़ा बूथ लेवल कमेटी पे ईमानदार, दियानतदार, काबिल नौजवानों को मौका देना चाहिए हुँ, और इसका काम करना चाहिए। देखिए, हम यूपी वगैरह जाते हैं तो वहाँ लोग कहते हैं कि भीड़-भाड़ से, मंच-माला से क्या होता है, हुँ, संगठन होना चाहिए। हुँ, तो यकीनन संगठन होना चाहिए और बूथ लेवल कमेटियाँ बनना चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र का जहाँ तक ताल्लुक है, हुँ। जब 2015 में 2 इंतखाबात हम बैकल्ला और औरंगाबाद से जीत कर आए थे, आवारिस जी, पठान और इम्तियाज़ अली साहब, जी। फिर हम 2019 में ये इलेक्शन क्यों हारे? हुँ। जी, मेरी आवाज़ आ रही जी, है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। जी, तो देखिए, इस पे तज़िया कीजिए कि 2015 में बैकल्ला से वारिस पठान साहब, औरंगाबाद से इम्तियाज़ अली साहब एमएलए जीते थे, जी। तो फिर वही इलेक्शन हम 2019 में क्यों हारे? हुँ, फिर जो किशनगंज के अंदर अनवारुल हुदा साहब बाई इलेक्शन में जीते थे, जी। फिर दोबारा वहाँ पे उनके हल्के से वो क्यों मुंतखब होकर नहीं आए? हुँ, तो इसकी वजह जहाँ पर मैं समझता हूँ, जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारी बूथ लेवल कमेटी का कहीं न कहीं कमज़ोरी नज़र आ रही है हुँ, और इस पे सदर मजलिस को और तंज़ीम को तवज्जो देनी चाहिए हुँ। और अच्छे, काबिल, मेहनती और अच्छी सियासी शऊर रखने वाले लोगों को बूथ लेवल कमेटी पे इब्तिदाई उनका सुदूर बनाना चाहिए। जी, सालाना मोहतरम भी यही बात कहा करते थे कि सदर वर्कर, कारकुन और सदर इब्तिदाई मजलिस की रीढ़ की हड्डी होती है। यकीन। तो जब स्पाइनल कार्ड मजबूत होता है, जी, तो इंशाअल्लाह पूरा जिस्म मजबूत रहेगा। यकीन। बहुत-बहुत शुक्रिया वजाहत साहब, माजिद साहब, मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ।